प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास विषय की ऑनलाइन क्लास में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लासों में हमने जो 12th क्लास की जो किताब थी उसकी जो पहला चैप्टर उसमें कुछ टॉपिक थे उनके बारे में पढ़ा। आज उसी चैप्टर का एक और टॉपिक है, दो टॉपिक है अपने पास, जिनमें से पहला टॉपिक है अपने पास सरस्वती नदी और दूसरा टॉपिक होगा आपके पास गणतंत्रीय व्यवस्था। गणतंत्रीय व्यवस्था। आज के अपने दो टॉपिक होंगे, सरस्वती नदी और दूसरा गणतंत्रीय व्यवस्था। दोनों के बारे में हम ठीक से डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम सरस्वती नदी के बारे में। ठीक है, सरस्वती नदी जो वर्तमान में विलुप्त प्राय नदी है। ठीक है, लोग कहते हैं कि जमीन के अंदर बहती है, इसलिए उसको अंतर सलीला नदी भी कहा जाता है, क्योंकि जमीन के अंदर बह रही है। ऐसा हमें सैटेलाइट के माध्यम से ऐसा पता चला, इसके प्रवाह क्षेत्र का हमें पता चला है सैटेलाइट की तस्वीरों के माध्यम से कि यह नदी इस क्षेत्र में बहती थी, सरस्वती नदी। वैदिक कालीन, इसके बारे में बताएंगे कि वैदिक कालीन सभ्यता की सबसे प्रमुख या सबसे पूज्य नदी, सबसे पवित्र नदी का दर्जा अगर किसी नदी को प्राप्त था तो वो सरस्वती नदी को प्राप्त था। वैदिक कालीन सभ्यता का एक ग्रंथ है अपना ऋग्वेद। कौन सा ग्रंथ है? ऋग्वेद। इस ऋग्वेद के नदी सूक्त के अंदर, इस ऋग्वेद के अंदर एक सूक्त है जिसका नाम है नदी सूक्त। इस नदी सूक्त के अंदर 21 नदियों का उल्लेख किया गया है। कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है? 21 नदियों का उल्लेख किया गया है। और इन 21 नदियों के अंदर जो सबसे पवित्र नदी, या जिसे नदी तमे, अम्बे तमे आदि की उपाधियां प्रदान की गई है, वो नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। कौन सी नदी है? सरस्वती नदी। ठीक है, अर्थात ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता की जो सबसे पवित्र नदी या नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदियों की माता अगर किसे कहा गया है तो वो किसे कहा गया है? सरस्वती नदी को। ठीक है, अब हम सरस्वती नदी के उद्गम स्थल के इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है हिमालय में स्थित शिवालिक की पहाड़ियों को। हिमालय के अंदर जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, उस शिवालिक पर्वत श्रृंखला से इस सरस्वती नदी का उद्गम माना जाता था। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर ये जो बद्रीनाथ का क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? बद्रीनाथ का। इस बद्रीनाथ के क्षेत्र से ये समतल भाग पर आती थी और यहाँ से बहते हुए ये हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में बहते हुए अंत में जाकर इन सभी क्षेत्रों से, जैसे करनाल हो गया, हिसार हो गया, ठीक है, इन क्षेत्रों से बहते हुए राजस्थान में बहते हुए ये नदी अंत में जो अपना अरब सागर है, उस अरब सागर में ये नदी अंत में जाकर कच्छ के रण में मिल जाती थी। कच्छ के रण में, और एक और नाम दे रखा है कि सिंधु समुद्र में। इसकी दो शाखाएं अलग अलग भागों में बढ़ जाती थी, एक कच्छ का रण और दूसरा एक नाम दे रखा था सिंधु समुद्र। इन दो क्षेत्रों के अंदर जाकर ये नदी अंत में अपना जल समुद्र में मिला देती थी। ये इस नदी के बारे में बताया गया है। बाद में ये नदी, उस समय ये काफी प्रमुख नदी मानी जाती थी। ऐसा कहा जाता था कि वैदिक कालीन सभ्यता या जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके समय भी इस नदी का महत्व काफी ज्यादा था। सिंधु घाटी सभ्यता में सरस्वती नदी का काफी ज्यादा महत्व था, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता, अपन नाम कह देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन उसके अधिकांश स्थल जो अपने भारत के अंदर अधिकांश स्थल प्राप्त हुए हैं वो कौन सी नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? सरस्वती नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के भी अधिकांश स्थल कौन सी नदी के प्राप्त हुए हैं? सरस्वती नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। इसलिए उसे केवल सिंधु घाटी सभ्यता न कहकर मेरा मानना है कि उसको सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब इस नदी के बारे में खोज की गई, क्योंकि वर्तमान में ये विलुप्त हो चुकी है। ये जमीन के जो अपने स्थल है उसके नीचे बह रही है, इसलिए इसको अंतर सलीला ये कहते हैं, आपको पता है। अब इसकी सैटेलाइट के माध्यम से इस नदी की खोज की गई कि कहां से बहती थी, इसका प्रवाह क्षेत्र क्या था। तो सैटेलाइट के माध्यम से इसके प्रवाह क्षेत्र इन सब का पता चला, जिससे बताया जाता है कि ये नदी लगभग 1600 किलोमीटर
कितने, इसका प्रवाह क्षेत्र कितना था, 1600 किलोमीटर लंबी ये नदी कितनी थी, 1600 किलोमीटर लंबी, तथा इसकी चौड़ाई मानी जाती थी 3 से 12 किलोमीटर। 3 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक ये नदी चौड़ी थी। ठीक है, फिर इस नदी के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने एक पुरातात्विकवेत्ता थे जिनका नाम था V.S. वाकणकर। V.S. वाकणकर, V.S. वाकणकर महोदय ने एक दल का गठन किया और उन्होंने इस सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र को खोजने का प्रयास किया। ठीक है, ये अपनी सरस्वती नदी थी। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की और वैदिक सभ्यता की सबसे प्रमुख नदी अगर किसी को माना जाता था वो थी अपनी सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद के नदी सूक्त के अंदर जो पवित्र, जो सबसे प्रमुख 21 नदियां थी, उन 21 नदियों में इसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसलिए इसके लिए नदी तमे, अम्बे तमे आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि सबसे प्रमुख नदी सिंधु है और सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है, सरस्वती को। सिंधु सबसे प्रमुख थी और सरस्वती सबसे पवित्र नदी बताया गया है। ठीक है, इसकी सैटेलाइट के माध्यम से इसका वर्तमान का प्रवाह क्षेत्र का पता लगाया है, जिससे पता चला है कि ये 1600 किलोमीटर लंबी थी और 3 से 12 किलोमीटर ये चौड़ी थी। इसका उद्गम स्थल शिवालिक की पहाड़ियां थी और अंत में आकर ये दो शाखाओं में बंटकर, एक शाखा कच्छ के रण में और दूसरा सिंधु समुद्र में जाकर ये मिल जाती थी। ठीक है, वर्तमान में इसके प्रवाह क्षेत्र का पता लगाने का प्रथम प्रयास किसने किया था, V.S. वाकणकर महोदय ने इसके प्रवाह क्षेत्र का पता लगाने का प्रयास किया था। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने लगभग 4 से 4,500 किलोमीटर की यात्रा भी तय की थी। ये थी अपनी सरस्वती नदी। ठीक है, अब अपना दूसरा टॉपिक है गणतंत्रीय व्यवस्था। अब अपना दूसरा टॉपिक कौन सा है, दूसरा टॉपिक है प्राचीन भारत की गणतंत्रीय व्यवस्था। ठीक है, देखो हमारे यहाँ पर लगभग आज से 3000 साल पहले भी, ठीक है, गणतंत्रीय व्यवस्था विद्यमान थी। जो यूरोपीय लोग, जो यूरोपियन कंट्री है जिसमें इंग्लैंड प्रमुख है, वो कहता है कि गणतंत्रीय व्यवस्था का जनक मैं हूँ, हमने ही पूरी दुनिया को गणतंत्र, लोकतंत्र के बारे में बताया, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे ग्रंथ मिले, कुछ ऐसे साक्ष्य मिले, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि आज से लगभग 3000 साल पहले, आज से लगभग 3000 साल पहले भी भारत में गणतंत्रीय व्यवस्था स्थापित थी। इसके कुछ प्रामाणिक स्रोत मिले हैं, जैसे ग्रंथ है, आपने नाम सुना होगा कौटिल्य का, चाणक्य कौटिल्य नाम सुना है ना, इनका एक ग्रंथ है अर्थशास्त्र। कौन सा नाम है, अर्थशास्त्र नामक इनका एक ग्रंथ है, और इस अर्थशास्त्र के अंदर, ठीक है, गणराज्यों के बारे में बताया गया है। इसके बारे में बताया गया है, गणराज्यों के बारे में बताया गया है, और इन गणराज्यों के लिए उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया इस ग्रंथ के अंदर, वो है राजा शब्दोजीवी। इस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, राजा शब्दोजीवी। ठीक है, अर्थात इस गणराज्य में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को राजा समझता था। गणराज्य का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में राजा होता था। ऐसे में कुछ प्राचीन गणराज्यों के भी नाम मिले हैं, जिनके अंदर सबसे प्रमुख गणराज्य था लिच्छवी गणराज्य, लिच्छवी गणराज्य। इसके अलावा मल्ल थे, मल्ल महाजनपद हमने पढ़ा था, उस मल्ल महाजनपद के अंदर भी गणराज्य व्यवस्था थी। इस लिच्छवी एक वज्जी संघ था, वज्जी संघ का ये एक गणराज्य था। इसके अंदर लगभग 8 गणराज्य शामिल थे, और उसमें सबसे प्रमुख कौन थे, वज्जी। ठीक है, पहले की क्लास में हमने पढ़ा था महाजनपद काल में कि 2 ऐसे महाजनपद थे, एक वज्जी और दूसरा मल्ल, जहां पर गणराज्य व्यवस्था स्थापित थी। इसके अलावा महात्मा बुद्ध के जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, उनके अंदर भी कुछ गणराज्यों के बारे में बताया गया है, जैसे कपिलवस्तु के शाक्य, कपिलवस्तु के शाक्य,
इसके अलावा रामग्राम के कोलिये, रामग्राम के कोलिये, ठीक है, पीपलीवन के मौर्य, पीपलीवन के मौर्य। ऐसे मिलाकर कुल 10 गणराज्यों की सूची दी गई है, जिसके अंदर अल्पकल्प के बुल्ली हो गए, ठीक है, और मल और पावा के, ठीक है, इसके अंदर मल जो बल है उसके कुशीनगर और पावा के वो हो गए गणराज्य। ऐसे मिलाकर अपने 10 गणराज्यों की इसमें सूची दे रखी है। अब इन गणराज्यों के अंदर होता क्या था? इन गणराज्यों के अंदर ऐसी व्यवस्था थी कि सभी व्यक्ति अपने आप को शासक या राजा समझते थे तथा अपना वहां पर संचालन करने के लिए वो निर्वाचन पद्धति के माध्यम से किसी एक को राजा चुन लेते थे, ठीक है, जो उस पे शासन वहां की व्यवस्था को देख सके। इन गणराज्यों के अंदर जो यहाँ की गणराज्यों की सबसे प्रमुख संस्था थी, जिसे सभा या संस्था भी कहा जाता था, जो सबसे बड़ी बैठक होती थी जिसमें लोग सारे गणराज्य के लोग बैठकर किसी विषय पर चर्चा करते थे, वो उसको सभा या संस्था कहते थे। क्या कहते थे? सभा या संस्था कहा जाता था। इस सभा या संस्था की बैठक जहां पर होती थी, ये सभा या संस्था जहां पर आयोजित की जाती थी, उस स्थान को कहा जाता था संस्थागार। क्या कहा जाता था? संस्थागार। एक बहुत बड़ा भवन होता था जहां पर उस गणराज्य के सभी व्यक्ति जो श्रेष्ठ कुल के व्यक्ति हैं, उच्च कुल से संबंधित हैं, वो सारे आकर उसमें बैठते थे और वहां पर किसी विषय पर चर्चा होती थी। अमूमन यहाँ पर जो बैठने की व्यवस्था होती थी वो एक तरह से सही थी, सबके उनके पद के अनुसार उनको बैठाया जाता था, और इस सभा में किस व्यक्ति को कहाँ बैठना है उसके बारे में जो व्यक्ति समझाता था, उस व्यक्ति का नाम था आसन प्रज्ञापक। क्या नाम था? आसन प्रज्ञापक। आसन प्रज्ञापक वह व्यक्ति होता था जो जब सभा या कोई सभा आयोजित होती थी तो उस सभा में इस संस्थागार में कौन सा व्यक्ति कहाँ बैठेगा, उसका पद कहाँ पर होगा, वो सारी जानकारी किसको होती थी? आसन प्रज्ञापक। ये स्थापित करता था, ये देखता था कि कौन सा व्यक्ति कहाँ पर बैठेगा, ठीक है। ये हो गया अपना टॉपिक। इसके बाद में जब सभा आयोजित होती थी, सारे उसमें बैठ जाते थे, तो वहां पर जिस विषय पर चर्चा करनी है उस विषय को वहां पर जो राजा होता था, मुख्य अध्यक्ष होता था, वो क्या कहता था? किसी एक व्यक्ति को कहता था कि इस विषय को सबको सुनाओ कि क्या विषय है, आज हम किस विषय पर चर्चा करेंगे। तो एक व्यक्ति होता था जिसकी आवाज तेज होती थी, वो उस विषय को पढ़कर सुनाता था सबको, और वो ऐसा 3 बार करता था ताकि वो सबको आसानी से सुनाई दे जाए। प्रत्येक विषय को वो क्या करता था? 3 बार बोलकर सुनाता था। ये 3 बार बोलने की जो व्यवस्था थी उसको कहा जाता था अनुस्वान। क्या कहा जाता था? अनुस्वान। जब किसी विषय को कोई व्यक्ति जोर जोर से 3 बार पढ़ता था तो उसको क्या कहा जाता था? अनुस्वान। जब विषय सबको सुनाई दे दिया जाता और फिर उस लोगों से उनकी राय पूछी जाती थी, क्या इस विषय पर आप सहमत हो? अगर व्यक्ति मौन रहते तो ये विषय पारित मान लिया जाता कि हाँ सभी चुप हैं, मतलब सब इस पे सहमत है। अगर किसी विषय पर कोई आपत्ति होती तो वहां पर ऐसा नहीं है कि जिसके भाई आपत्ति उसकी सुनी नहीं जाएगी। गणराज्य व्यवस्था के अंदर ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, अगर किसी को आपत्ति है तो वहां पर चुनाव की व्यवस्था होती थी। अगर किसी विषय पर मतभेद हो गए तो वहां पर करवाए जाएंगे चुनाव, ठीक है। अब चुनाव कैसे होते थे? ये अपना जैसे वोटिंग होती थी वैसे होते थे, वहां पर वोट पड़ते थे और वोट कैसे डाले जाते थे? आज का कोई ईवीएम ऐसा सिस्टम नहीं था वहां पर। उस समय वोट जो डाले जाते थे वो डाले जाते थे सलाखाओं के माध्यम से। किसके माध्यम से डाले जाते थे? सलाखाओं के माध्यम से वोट डाले जाते थे, ठीक है। लकड़ियां होती थी 2 अलग कलर की, लाल और हरे रंग के ऐसी कुछ लकड़ियां होती थी, छोटे टुकड़े होते थे, उनके माध्यम से वो वोट डाले जाते थे। एक व्यक्ति होता था सलाका ग्राहपक। कौन व्यक्ति होता था? सलाका ग्राहपक। उसके पास से 2 कलर की लकड़ियां होती थी, वो सबको वो लकड़ियां दे देता था। फिर पूछा जाता था, ऐसे मान लो कि हरा कलर हाँ का है और लाल कलर ना का है, ठीक है। सभी व्यक्तियों को 2-2 लकड़ियां दे दी गई है। अब विषय के बारे में एक बार फिर से बोल के सुनाया जाएगा, फिर पूछा जाएगा कौन कौन इससे सहमत हैं। जो सहमत हैं वो हरे कलर की लकड़ियां उस सलाका ग्राहपक को दे देंगे, और जो असहमत है वो लाल कलर की लकड़ियां उस जो सलाका ग्राहपक है जो इकट्ठा करने वाला है उसको दे देंगे। बाद में उसको काउंट कर लिया जाएगा, जिस रंग की लकड़ियां ज्यादा है उस जो मत वाले लोग हैं उनकी बात को मान लिया जाता था, ठीक है।
तो इस प्रकार की हमारी यहाँ पर गणतंत्र व्यवस्था थी। ठीक है, फिर गणतंत्र व्यवस्था के अंदर आगे चले तो हमारे इन गणतंत्रों में न्यायिक व्यवस्था भी काफी उन्नत थी। ऐसा नहीं है कि बस सीधा आया व्यक्ति उसका न्याय हो गया, राजा से सीधा मिला न्याय हो गया, ऐसा नहीं होता था। गणतंत्र के अंदर एक ग्रंथ हमें बौद्ध ग्रंथ प्राप्त हुआ है, अट्ठकथा। कौन सी? अट्ठकथा नामक एक ग्रंथ प्राप्त हुआ है, बुद्ध घोष का ग्रंथ है ये अट्ठकथा। इसके अंदर बताया गया है कि गणतंत्रों के अंदर जो न्यायिक व्यवस्था थी वो 7 स्तर की थी। कितने स्तर की थी? 7 स्तर की। राजा, जो व्यक्ति पीड़ित है वो सबसे पहले नीचे के न्यायालय में अपनी याचिका दायर करेगा, वहां पर भी उसे न्याय नहीं मिलता तो वो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और फिर 7वें स्तर पर जहां पर गणतंत्र प्रमुख या राजा जो निर्वाचित होता है वो बैठता था, वो अंतिम रूप से न्याय करता था। ठीक है, तो बोले इस प्रकार की जो ये न्यायिक व्यवस्था थी ये हमारे यहाँ उन गणतंत्रों में भी प्रचलित थी। ऐसी न्याय व्यवस्था हम आज भी समय में देखते हैं कि जैसे कोई केस जैसे कोई वाद विवाद होता है तो पहले हम जिला कोर्ट में जाते हैं, जिला कोर्ट में नहीं जाए तो फिर हम हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट से नहीं होता तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ठीक है ना, ऐसी व्यवस्था वहां पर उस समय गणतंत्रों में स्थापित थी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्राचीन काल की गणतंत्रीय व्यवस्था। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे यहाँ पर गणतंत्रीय व्यवस्था लगभग आज से 3000 साल पहले गणतंत्र व्यवस्था का प्रादुर्भाव हो चुका था। ठीक है, इन गणतंत्रीय व्यवस्थाओं के बारे में बताया जाता है, जो कौटिल्य नामक एक विद्वान थे मौर्य काल के, उन्होंने ग्रंथ लिखा था अर्थशास्त्र। उस अर्थशास्त्र में गणतंत्रीय लोगों के लिए उन्होंने राजा शब्दोपजीवी शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ है कि गणतंत्र में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को राजा मानता है। कुछ ऐसे प्राचीन जो गणतंत्र हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं, जैसे लिच्छवी गणराज्य, मल गणराज्य। ठीक है, ये कोई प्राचीन गणतंत्र थे। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथों में भी 10 गणराज्यों का उल्लेख किया गया है। इन गणतंत्रों के अंदर जो सर्व प्रमुख सभा होती थी, एक संस्था होती थी जिसको सभा या संस्था कहा जाता है। जितने भी उच्च कुल के लोग होते थे उनकी एक संस्था होती थी जिसको सभा कहा जाता था। ठीक है, इस सभा की बैठक जिस स्थान पर होती थी उसको कहा जाता था संस्थागार, कि जहां पर सारे राजा, जिस गणराज्य की अगर कोई विषय उस पर बातचीत करनी है तो सारे लोग इकट्ठा होकर जहां पर बैठकर बातचीत करेंगे उसे क्या कहा जाता था? संस्थागार। ठीक है, इस संस्थागार में कौन सा व्यक्ति कहां बैठेगा इसका निर्धारण करने वाला व्यक्ति होता था आसन प्रज्ञापक। कौन सा होता था? आसन प्रज्ञापक। यह व्यक्ति निर्धारण करता था कि कौन सा व्यक्ति किस स्थान पर विराजमान होगा। ठीक है, आसन प्रज्ञापक सबको बैठा देता था। बैठाने के बाद में जो सभा का अध्यक्ष होता था वो क्या करता था? एक व्यक्ति को कहता था कि आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, ये विषय सभी व्यक्तियों को सुना दिया जाए। यहाँ पर बैठे जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं उनको वो विषय सुना दिया जाए। ठीक है, तो वो व्यक्ति उस विषय को 3 बार जोर जोर से बोलकर सबको सुना देता था कि सब उसको ध्यान से सुन ले। ये जब विषय को 3 बार उसका उच्चारण या उसका पाठ किया जाता था उस पद्धति को कहा जाता था अनुस्वान। क्या कहा जाता था? अनुस्वान। ठीक है, विषय पर जब सुना दिया जाता था फिर सहमति पूछी जाती थी। अगर व्यक्ति मौन है, सारे सदस्य मौन है तो माना जाता था कि सभी सहमत है। अगर कोई सहमत नहीं है तो उस विषय पर वोटिंग करवाई जाती थी। वोटिंग किसके माध्यम से होती थी? लकड़ी के टुकड़ों से, जिसे सलाखा भी कहा जाता था। लकड़ी के रंग बिरंगे टुकड़े होते थे, उनसे वोटिंग करवाई जाती थी। वोटिंग करने के लिए एक व्यक्ति होता था सलाखा ग्राहक, वो लोग सबको वो लकड़ियां देता और फिर उनसे उनकी राय के तौर पर वो लकड़ियां वापस इकट्ठा कर लेता था। फिर काउंटिंग होती थी, जिस मत की लकड़ियां ज्यादा होती थी उस मत को स्वीकार कर लिया जाता था। ठीक है, इन गणराज्यों के अंदर न्यायिक व्यवस्था भी काफी उन्नत थी। यहाँ की न्यायिक व्यवस्था के बारे में बुद्ध घोष का एक ग्रंथ है अट्ठकथा, जिसके अंदर बताया गया। बुद्ध घोष का एक ग्रंथ कौन सा है? अट्ठकथा, जिसमें बताया गया है कि गणतंत्र के अंदर 7 स्तरीय न्यायिक प्रणाली थी। यहाँ पर न्यायालय 7 स्तरों, जो न्याय दिया जाता था वो 7 स्तर पर दिया जाता था। अगर सबसे पहले निचले स्तर पर, फिर अंतिम स्तर सबसे ऊपर होता था राजा। अंतिम न्याय कौन करता था? राजा करता था। ठीक है, इस स्तरीय प्रणाली, ऐसी हम जो न्यायिक स्तरीय प्रणाली है वो वर्तमान में भी हमें देखने को मिलती है। तो ये हमारे प्राचीन काल की गणतंत्रीय व्यवस्था थी। धन्यवाद। आज के टॉपिक यही समाप्त करते हैं।